भाभी, मुझे माफ कर दो। मेरी मनहूसियत ने आपकी खुशियों को बर्बाद कर दिया। ओह माँ, तुम मना मत करना, तुमको आना ही होगा। आओगी ना? पर बेटा, मैं बूढ़ी अपना ही काम खुद से नहीं कर पाती, वहाँ जाकर क्या करूँगी? वहाँ और बोझ बन जाऊंगी तुम लोगों के माथे पर। माँ, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम हाँ कर दो। तुमको यहाँ कुछ करना की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रहना ज्यादा जरूरी है। हाथ बटाने के लिए बाई रख लिया है। माँ बेटे का मान मनोबल सुन रहे पिताजी ने बीच में ही टोका। बेटा इतना कह रहा है तो तुम्हें हामी भरने में क्या जा रहा है? अभी उसका मन रखने के लिए हाँ कर दो, बाद में सोच लेना क्या करना है क्या नहीं। आप समझ नहीं रहे हैं बिट्टू, चाहता है कि मैं उसके पास जाकर रहूं। कितनी बार उसे समझाया है कि बहू को यहीं रख जाओ, बच्चा होने तक यहीं रहेगी। जच्चा बच्चा दोनों की देखभाल अच्छे ढंग से होगा। यहाँ पूरा परिवार है, अपना पराया सब लोग हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि आप सर्वोसर गार्जियन मौजूद हैं। यहाँ कुछ भी कम बेस होने पर संभाल लेंगे, पर कौन समझाए उसे। एक ही जिद ठाने बैठा है कि तुम आ जाओ। मैं क्या करूँगी इस लाचार शरीर को वहाँ ले जाकर? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कर सकती हो तुम, बिट्टू को यहाँ आने के लिए मनाओ। मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो छोटी को साथ लेकर चली जाना। वहाँ साथ में रहेगी तो तुम्हारा और बहू दोनों का ध्यान रख लेगी। साथ में उसका मन थोड़ा बदल जाएगा। पिताजी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए माँ खुश हो गई, लेकिन पल भर में उनके चेहरे पर एक दर्द सा फैल गया, जो आंखों के कोने से आंसू बन गालों पर ठुलक गया। खुद को संभालते हुए बोली, किस मुंह से मैं उस वक्त की मारी चिड़िया से कहने जाऊं कि मेरी साथ चलो, जिसका घोंसला आबाद होते होते उजड़ गया हो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे उसके दर्द को कुरेदने जाऊं और उसको कहूं कि मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए चलो। पिताजी ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, देखो यह सब नियत का खेल है, जो होना था सो हो गया। उसके बच्चे को इस दुनिया में नहीं आना था, कुछ न कुछ तो बहाना चाहिए था ना। सो बेचारी माँ पर ही थोप दिया भगवान ने। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ी। सबने यही इल्जाम लगाया कि मॉडर्न लड़की है, जानबूझकर बच्चे को हटवा दिया, जबकि वह सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। कोई माँ कितनी ही आधुनिक और पढ़ी लिखी क्यों ना हो, वह अपने बच्चे के लिए माँ ही होती है। कहाँ तक ससुराल वाले उसे ढंढात बधाते, उसके दर्द को बांटते, जिससे बेचारी का अपने औलाद को खोने का दर्द कुछ कम होता। उल्टा इतने प्रताड़ित किया कि जीना दुश्वार कर दिया। वह तो भला हो भाई का, जो अपनी बहन को यहाँ जबरदस्ती ले आया, नहीं तो उन लोगों के ताने और अपने हुक से ही वह अपने आप को खत्म कर लेती। छोड़ो उन लोगों की करतूत, याद कर मन कौसला हो जाता है। अब हमें अपनी बेटी को नई जिंदगी देनी चाहिए, जिससे वह इस हादसे से उबर पाए। माँ ने एक गहरी सांस ली और बेटे को फोन लगाया। रिंग होते ही उधर से आवाज आई, माँ मुझे पता था तुम ना नहीं करोगी, कब आ रही हो बताओ, मैं टिकट भेज रहा हूँ। बेटा मैं वो कह रही थी कि माँ ऐसे रुक रुक कर क्या बोल रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा मैं सोच रही थी कि छोटी को भी साथ। माँ तुमने तो मेरी मुंह की बात कह डाली। मैं तो सोच रहा था कि, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया रहा था कहने की। आखिर किस तरह और कैसे कहता समझ नहीं आ रहा था। चलो अच्छा हुआ तुमने मेरी मन की बात खुद ही कह दी। छोटी को तो देख रिया भी खुश हो जाएगी। मैं 3 टिकट भेज दूंगा, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ओके कहकर फोन काट दिया। अपने आप में खोई छोटी पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन माँ के मनोहार और भाई की खुशी के लिए भारी मन से हामी भर दिया उसने। 2 दिन बाद का टिकट था। माँ पिताजी चाहते थे कि जगह परिवर्तन होने से और माहौल बदलने से उसका मन बदले जाएगा। थोड़ी खुशियाँ उसके जीने का सहारा बन जाएंगी। उसकी पतझड़ भरी जिंदगी में फिर से नए कपोले फूटेंगी।
सबने जाने की तैयारियां पूरी कर ली। नियत समय पर सब स्टेशन पहुंचे। माँ पिताजी अपने आने वाले पोता या पोती के लिए काफी खुश थे। तीनों लोग 2 दिन के सफर के बाद बेटे के पास मुंबई पहुंच गए। माँ ने बेटे को और भाई ने बहन को गले से लगा लिया। छोटी जब भाभी के गले मिली तो उसके सीने में दबी दर्द फट पड़ी। भाभी बहुत अच्छी और छोटी की पक्की सहेली थी। उसने छोटी को अपनी छोटी बहन की तरह पुचकारते हुए ढंढास बताया। फिर धीरे धीरे छोटी अपना गम भूलने लगी और भाभी के साथ घुल मिल गई। सुबह सुबह माँ बैठी चाय पी रही थी, तभी बेटा आकर उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बड़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ? मेरा भी हक है ना कि मैं तुम्हारी गोद में लेट जाऊं, है ना? सब जोर से हंस पड़े। माँ, रिया की मम्मी आना चाहती हैं रिया से मिलने। यह तो बहुत अच्छी बात है, बुला लो उन्हें, हम भी मिल लेंगे उनसे। हाँ माँ, रिया की इच्छा है कि क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें गोद भराई की और उसी में सबको बुला लिया जाए। माँ डर गईं क्योंकि अभी अभी उन लोगों ने बेटी की गोद भराई की तैयारी की थी जो अधूरी रह गई थी। फिर भी कुछ बोली नहीं क्योंकि बेटी बहू की खुशी का सवाल था। उन्होंने ससंकित मन से हामी भर दी। बेटे ने धूमधाम से सारी तैयारियां पूरी कर ली। छोटी ने भी कभी जाहिर नहीं होने दी कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए भाग भाग कर भाभी को सजाती रही। शाम होते ही पार्टी शुरू हो गई। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। बीच हॉल में सजी धजी रिया को बैठने के लिए छोटी दौड़कर कमरे में उसे लेने गई। अंदर रिया की माँ अपने रिश्तेदारों से बोली जा रही थी, क्या जरूरत थी दामाद जी को अपनी बहन को यहाँ बुलाने का? हमें तो डर लग रहा है कि कहीं उसकी मनहूसियत तुम्हारे बच्चे पर न पड़ जाए। छोटी आगे के शब्द सुन ना सकी। जिस दर्द को उसने अपने भाई और भाभी की खुशी के लिए दिल के किसी कोने में दफन कर दिया था, उसे भाभी की माँ ने अपने बेकार शब्दों से कुरेद दिया था। देर होते देख माँ के कहने पर भाई पीछे से देखने गया। वहाँ जाकर देखा तो छोटी कमरे के बाहर सीढ़ियों पर बेसुध पड़ी थी। वह जोर से चिल्लाया, छोटी मेरी बहन, क्या हुआ तुझे? बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनकर माँ पिताजी सहित पार्टी में शामिल सारे लोग आवाज की दिशा में भागे। आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए। बेटी को नीचे गिरे देख माँ सन्न रह गईं और अपना होश खोकर दूसरी तरफ गिर पड़ी। पिताजी की तो आघात लगने जैसी स्थिति हो गई थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं खोया और पहले बेटी की तरफ लपक के उसका हाथ पकड़ नाड़ी चेक करने लगे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पिताजी ने होम्योपैथी की भी पढ़ाई की थी और रिटायरमेंट के बाद घर पर ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। एकाएक जोर से बोले, बिट्टू जल्दी पानी ले आओ, नाड़ी चल रही है छोटी की। बगल में बेहोश पड़ी माँ को होश में लाने के लिए पानी का बोतल लिए कोई गेस्ट खड़ा था। उसके हाथ से लगभग छीनते हुए भाई ने बहन के चेहरे पर पानी उलझ दिया। थोड़ी सी हलचल होती दिखी तो पिताजी चिल्लाए, बिट्टू गाड़ी निकालो, छोटी को हॉस्पिटल ले चलो, उसे कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगी। उधर माँ को होश आ गया था। रिया और उसके परिवार वाले माँ को बेड पर लिटवाए सेवा में लगे हुए थे। माँ बेचारी उनकी करतूतों से अनजान उनके हाथ जोड़ जोड़कर उनके एहसान तले दबी जा रही थी। धीरे धीरे सभी बुलाए गए मेहमान अपने लाए गिफ्ट को सामने रखे बड़े से केक के पास रखकर जा रहे थे। कुछ जो बहुत नज़दीकी दोस्त थे वो बिट्टू के साथ हॉस्पिटल चले गए थे। रिया की मम्मी ने
माँ के लिए सूप बनाया और प्यार से उन्हें तकिए के सहारे उठाकर बिठाया और पीने के लिए दबाव डालने लगी। माँ ने खाने से साफ मना कर दिया। उन्हें अपनी बेटी की चिंता लगी हुई थी। वो बार बार हॉस्पिटल से कोई खबर आया कि नहीं, यही सबसे पूछ रही थी। अचानक रिया दौड़कर कमरे से बाहर आई और माँ को दोनों हाथों से कसकर हाथ पकड़कर बोली, माँ, छोटी को होश आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ टेस्ट हैं जो हो जाने के बाद कल तक घर आ जाएगी। वाह। इतना सुनते ही दोनों सास बहू एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। माँ ने हिचकी लेते हुए कहा, बहू, हमारी वजह से तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद हो गई, हमें माफ कर देना बेटा। माँ की आंखों को पोंछते हुए बहू ने कहा, माँ, सारा दोष आप अपने ही ऊपर ले लेंगी क्या? माँ, यह एक हादसा था जो टल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। सामने की कुर्सी पर बैठी रिया की मम्मी मुंह बनाते हुए बोली, संदन जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रचि रखा। अब देखिए कैसे सारी की सारी तैयारियां धरी रह गईं। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी जिससे रिया वंचित रह गई। दामाद जी की सारी तैयारियां बेकार हो गई हैं, है ना? रिया ने गुस्से से अपनी मम्मी की तरफ देखा और बोली, मम्मी, क्या फालतू की बातें कर रही हैं आप? मेरी खुशियों की पड़ी है आपको यह नहीं दिखाई दिया कि यदि छोटी को कुछ हो जाता तो? अरे बेटा, वही तो कह रही हूँ, तुम लोगों को जबरदस्ती छोटी को बुलाना ही नहीं चाहिए था जब वह अपने इतने बड़े दुख से बाहर आई नहीं थी। मम्मी ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। माँ चुपचाप उनकी जहर जैसी बातों को घोटने का प्रयास कर रही थी, जिस कारण उनकी बाईं आंख के कोरे से आंसू टपक रहे थे। रिया अपनी माँ की मनसा भाप गई थी, सो जल्दी से बोली, मम्मी, मैं माँ के पास बैठती हूँ, आप जाकर थोड़ी हेल्प करा दीजिए बाई के साथ मिलकर। सुबह सुबह गाड़ी जैसे ही दरवाजे पर आकर रुकी, रिया कमरे से निकलकर भागती हुई बाहर जाने लगी। तभी टोकते हुए उसकी मम्मी ने कहा, कहाँ दौड़ी जा रही हो रिया? वो लोग अंदर नहीं आएंगे क्या? देखो, तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं किसी को माफ नहीं कर पाऊंगी, समझी? मम्मी, क्या बोल रही हो आप? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मुझे किसी की चिंता नहीं है, बस तुम्हारी चिंता है। मम्मी, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। किसी को भले ही पता ना चले, मगर मुझे पता है कि आपके ही शब्द पाठ से यह दर्दनाक घटना हुई है। भगवान ने बचा लिया छोटी को, वरना मैं कभी आपको माफ नहीं कर पाती। रिया की मम्मी पैर पटकते हुए कमरे में चली गईं और अपने सामानों को पैक करने लगी। सब लोग अंदर आ चुके थे। रिया ने छोटी को सहारा देने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो वह उससे लिपटकर रो पड़ी और सिसकते हुए कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो, मेरी मनहूसियत ने आपकी खुशियों को बर्बाद कर दिया। रिया ने छोटी के मुंह पर अपनी उंगली रख दी और वो कहा, छोटी, मेरी प्यारी ननद, मेरी बेस्ट बहन, तुमसे बड़ी कोई खुशी नहीं है मेरे लिए, बल्कि मैं माफी मांगती हूँ तुमसे अपनी माँ की तरफ से। रिया की आंखों से टप टप कालीन के आंसू टपक रहे थे। उन दोनों का प्यार देख माँ और पिताजी कुछ समझ तो नहीं पाए, लेकिन उनकी भी आंखें भीग गईं। थोड़ी देर में सबने देखा कि रिया की मम्मी और भाई बहन अपने सामानों के साथ बाहर निकलकर खड़े हो गए। पिताजी ने टोका, आप लोग अचानक कहाँ जा रहे हो? बिट्टू, रोक इन्हें। बेटा कुछ बोलता इससे पहले रिया बोली, पिताजी, इन्हें जाने दीजिए। मेहमानों के रहने पर हम अपनी छोटी की देखभाल सही से नहीं कर पाएंगे।
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।